हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लेक्चर अपना शुरू कर रहे हैं और डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा एक दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में चार्ज के बारे में पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज डीप, उसके कंसेप्ट, प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ चार्जिंग, उसके न्यूमेरिकल सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप बैक में जाके देख सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर इस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, परमिटिविटी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मीडियम चेंज करने से दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स पे क्या इंपैक्ट आता है। तो ये सारी चीजें हम डीप नॉलेज के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दो चार्ज बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं उस फोर्स को। जब दो चार्ज बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। अगर बॉडी पे सेम चार्ज है दोनों पे तो फोर्स रिपल्सिव होगा, अपोजिट चार्ज है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। अब ये फोर्स होगा कितना, इसके बारे में डिस्कस किया कूलम्स ने। तो कूलम्स न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करके उन्होंने नियम बनाया। जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है, सेम वैसा ही है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो चार्ज बॉडी है, इसका चार्ज है Q1 और ये दूसरी चार्ज बॉडी है Q2। और कूलम्स ने बतौर एक्सपेरिमेंट करके फील किया। उसने क्या किया, इस बॉडी को तो बेचारी को फिक्स कर दिया, भाई तू नहीं हिलने वाला यहां से, और ये मूव कर सकता है आगे पीछे। और यहां पे एक वेट बैलेंस से इसको, ताकि हम फोर्स माप सके, फोर्स मापने की मशीन लगा दी है, समझ लीजिए आप। ठीक है, फोर्स मापने की मशीन। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? R। ओके, ये फिक्स है, ये मूव कर सकता है। तो जब कूलम्स ने देखा ये, चलिए पूरी टेबल बना देते हैं एक्सपेरिमेंटली। क्या देखा उसने, क्या एनालाइज किया? ये है डिस्टेंस दोनों के बीच का, यहां डिस्टेंस, चार्ज और ये फोर्स। उसने क्या किया, दो चार्ज लिए Q1 Q2। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस R रखा और इनके बीच फोर्स मेजर किया तो फोर्स कितना निकला? F न्यूटन। कितने न्यूटन भाई? F। उसके दिमाग में क्या आया कि एक काम करता हूं भाई, डिस्टेंस तो एज इट इज रखूंगा, चार्ज बदल के देखता हूं फोर्स पे क्या इंपैक्ट आता है। तो डिस्टेंस को जो का तो रखा और दोनों का चार्ज डबल कर दिया। Q1 को भी डबल कर दिया, Q1 to Q1, और Q2 को भी उसने डबल कर दिया। अब उसने सोचा फोर्स भी दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? यस, डबल। लेकिन जब उसने मेजर किया वहां पे तो फोर्स कितना निकला? 4 टाइम्स। पहले F न्यूटन, तब हो गया 4F न्यूटन। ओहो, क्यूरियोसिटी पैदा हुई। उसने सोचा चलो 3 गुना करके देखता हूं। दोनों पे चार्ज 3 टाइम्स। अब उसको लगा कि ये फोर्स दोनों के बीच में कितना हो जाएगा भाई? 2 और 2 4 और 3 और 3 6। उसको ऐसा लगा भाई 6 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ये तो उल्टा हो गया भाई, कितना? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स अलग ही मिला। एक रीडिंग और लेके देखी, कितना? 4 गुना कर दिया भाई चार्ज दोनों पे, 4 Q2, और फोर्स कितना मिला? ये सब आप समझ चुके हैं, 16 टाइम्स। तो मुझे आप एक बात बताइए, ये 4 और 4 और 16, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ तो कहलाता है ना। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 1, 1 1 जा 1। कूलम्स ने क्या कहा कि दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला जो फोर्स है ना, दोनों चार्ज की प्रोडक्ट के, दोनों की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब चार्ज बढ़ाएंगे भाई तो फोर्स भी बढ़ेगा। Q1 इंटू Q2, इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गया बॉस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये टेबल बहुत अच्छी है समझने के लिए, ठीक है। तो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लिख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू
Coulomb's law, the electrostatic force between two charged bodies is directly proportional to the product of magnitude their charges. उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए एक बात कंप्लीट हुई। अब उसने सोचा कि चार्ज पे तो भाई डिपेंड है, चार्ज बढ़ाता हूं तो फोर्स बढ़ता है, चार्ज घटाता हूं तो फोर्स घटता है, ठीक है। और कैसे घटता है, प्रोडक्ट के हिसाब से, मल्टीप्लाई के हिसाब से। डिस्टेंस बदल के देखता हूं क्या फर्क पड़ता है। उसने डिस्टेंस बदली, इस बार डिस्टेंस बदलेंगे, ओके। चार्ज को ज्यो का तो रखेंगे, डिस्टेंस वही पहले r, चार्ज q1, चार्ज q2, और फोर्स कितना था भाई साहब, F न्यूटन। अब उसने डिस्टेंस को डबल कर दिया, चार्ज वही रखा q1 और q2, फोर्स कितना हो गया होगा, क्या लगता है आपको, कितना फोर्स हो जाएगा, आधा। क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गई तो फोर्स क्या हो जाएगा, आधा। कम हो जाएगा, दूर दूर है तो कम फोर्स लगाएंगे, नजदीक होगी तो ज्यादा लगाएंगे। कूलम्स ने भी यही सोचा था कि आधा हो गया होगा, लेकिन उसने क्या देखा, भाई साहब ये तो 4 टाइम्स कम हो गया। कितने टाइम्स कम हो गया, 4 टाइम्स। उसने क्या किया, 3 टाइम्स कर दिया डिस्टेंस को, चार्ज को ज्यो का तो रखा, चार्ज नहीं बदला, और अब फोर्स कितना हो गया, 6 नहीं 9 टाइम्स कम हो गया। कितना भाई, 9 टाइम्स। और 4 टाइम्स डिस्टेंस को बढ़ाया, चार्ज वही रखा, तो फोर्स कितना हो गया, 16 टाइम्स। अब मुझे बताइए 4 और 16 का ये रिश्ता क्या कहलाता है, सोचिए आप। डिस्टेंस 4 टाइम्स, फोर्स 16 टाइम्स कम, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो दूसरी बात कूलम्स ने क्या बोली, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर के क्या है भाई साहब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन नंबर 2, मतलब डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा, डिस्टेंस को 4 टाइम्स करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी लॉ को फॉलो करता है। अब ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है दो मास बॉडी के बीच, वो मास की क्वांटिटी और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर फॉलो करता है, और सेम ऐसे ही करता है वो भी। मास की प्रोडक्ट और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मीडियम के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। यहां कूलम्स ने सोचा कि क्या पता है मीडियम के ऊपर करता होगा, नहीं करता होगा, लेकिन एक बार मीडियम चेंज करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए उसने 2 चार्ज लिए और दोनों चार्ज को एयर में रखा, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस थी और दोनों के बीच फोर्स कितना था, 80 न्यूटन। उसने क्या किया, दोनों चार्ज बॉडी को मीडियम बदल दिया, एयर से उठा के कहां डाल दिया, वाटर के अंदर। और जैसे ही वाटर के अंदर डाला तो वो क्या देखते हैं कि फोर्स एकदम से धड़ाम से 80 न्यूटन से घट के 1 न्यूटन पे आ गया। ओ भाई ये क्या था। और कूलम्स सरप्राइज्ड कि यार इसका मतलब, कूलम्स के दिमाग में क्या आया कि इसका मतलब 2 चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स न केवल उन दोनों चार्ज की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, बल्कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड है, और मीडियम की नेचर क्या है इस पे भी डिपेंड है। मीडियम बदलेंगे तो फोर्स भी बदलेगा। और मीडियम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कांस्टेंट डिजाइन किया, जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, स्मॉल के। और दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मीडियम को ध्यान में रखते हुए कांस्टेंट बनाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो गाइज यहां पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट जरूर है, लेकिन ये कांस्टेंट ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया। चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला बना, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? कूलम्स कांस्टेंट, जिसको हम स्मॉल के भी कह देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू है, ठीक है। और जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितनी आती है हमारी? 9 × 10⁹ ये इसकी वैल्यू हमारी निकल कर आती है, ठीक है। अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं भाई एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या चीज है? किस बला का नाम है परमिटिविटी? किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी, किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मीडियम दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अपोज करता है, फोर्स को कम करता है। जितने टाइम्स वो कम करेगा वही नंबर उसका क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परमिटिविटी। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी उसको बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मीडियम दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपोज करता है, कम करता है। मतलब जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा, वो फोर्स को उतना ही कम कर देगा। ओके, तो परमिटिविटी क्या करती है? फोर्स को कम करती है, इसलिए नीचे है, इनवर्स में है। अब 4 पाई कहां से आया भाई? कांस्टेंट में। देखिए दो चार्ज बॉडी, पीछे देखिए, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, मान लीजिए एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, तो किधर लगेगा फोर्स? अलोंग टू द लाइन। ये इधर इस पे फोर्स लगाएगा, ये इधर, ये चल नहीं सकता तो इसको खींचेगा, स्प्रिंग खींचेगा तो फोर्स मेजर हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। तो फोर्स अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग, जो लाइन को ज्वाइन करती है ना दोनों के बीच में, जो सीधी लाइन है, इसी लाइन के अलोंग फोर्स की डायरेक्शन होती है। इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है। अब मुझे एक बात बताइए, 11th क्लास में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, सॉलिड एंगल, पढ़ा है क्या? कोई बात नहीं। किसी भी स्फीयर के सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनता है? यस, 4 पाई। और एक लाइन, ऐसा तो है नहीं कि बॉडी, ये दोनों बॉडी चारों ओर से फोर्स लगा रही है एक दूसरे पे, ये बॉडी इसके ऊपर सिर्फ इस लाइन पे इतने सॉलिड एंगल में फोर्स लगा रही है, जो एक लाइन वाला सॉलिड एंगल है, बस 1 यूनिट। और ये बॉडी पे लगने वाला फोर्स इतने सॉलिड एंगल में, चारों तरफ तो है नहीं, तो चारों तरफ का कितना होता है? 4 पाई। तो एक लाइन ज्वाइनिंग का सॉलिड एंगल कितना बनेगा? 1/4 पाई। तो परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी आ गई। 4 पाई क्या है? 1/4 पाई सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये नहीं है कि भाई कुछ भी उठा के लिख दिया कांस्टेंट में और वैल्यू को बैलेंस करने के लिए बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू निकल के आती है 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट लिखेंगे, आगे यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट कैसे निकलेगी देख लेते हैं। परमिटिविटी टॉपिक भी आ गया हमारा, परमिटिविटी। तो किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करता है। अच्छा जी, अब कम कैसे करता है जानना चाहते हैं? चलिए देखिए, दो चार्ज बॉडी, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। कोई रस्सी तो है नहीं, ना कोई डंडा है दोनों के बीच में पकड़ के खींच लेंगे, ना कोई रस्सी है। तो फिर किस वजह से फोर्स लगाते हैं? नेचर के अंदर दो तरह के फोर्स हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स जो दिखाई देते हैं, एक वो फोर्स जो हमें दिखाई नहीं देते। जो दिखाई नहीं देते उन्हें कहते हैं फील्ड फोर्स। तो चार्ज बॉडी के चारों ओर एक फील्ड होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसे चार्ज बॉडी के चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बॉस, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ये मीडियम क्या करता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है, इनकी काउंटिंग को कम कर देता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को घटाता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का काम क्या है?
इलेक्ट्रिक फील्ड को काटना। इलेक्ट्रिक फील्ड कटेगा तो फोर्स अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो वो है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरा ये लाइन कट गई, यहाँ से ये लाइन कट गई, पहले 100 लाइनें जा रही थी और दूसरे मीडियम में डालते ही 100 में से 80 लाइनें कट हो गई, 20 बची बेचारी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि परमिटिविटी वो राक्षस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को खा जाता है। 100 है, 80 को खा जाएगा, 20 को छोड़ेगा, और 20 बेचारी क्या करेंगी, फोर्स तो लगेंगी बट कम लगाएंगी। 100 से ज्यादा फोर्स लग रहा था। तो ये है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को काटना। चल भाई खत्म, ठीक है, सारों को नहीं करेगा, कम को करेगा, ठीक है। तो चलिए परमिटिविटी ये है हमारी। अब इसका यूनिट निकालते हैं परमिटिविटी का। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए, क्या बनेगा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यूनिट बनाइए यहां से, यूनिट Q चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो कूलम इंटू कूलम अपॉन फोर्स की यूनिट न्यूटन, रेडियस मीटर। तो क्या आ गया भाई साहब, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन भी आप बना सकते हैं साथ के साथ, कई बार ऑप्शन टाइप में पूछ लेते हैं। परमिटिविटी का डायमेंशन क्या बनेगा, कूलम का, अच्छा चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80, दूसरे चार्ज का भी क्या है 80, अपॉन फोर्स का क्या होता है भाई साहब MLT-2, डिस्टेंस का क्या है जी L का स्क्वायर है जी यहाँ पे। ओके, तो कहाँ से आया भाई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा, A का स्क्वायर T का स्क्वायर अपॉन में L का हिसाब किताब करो पहले, L की पावर 3T-2, ऊपर ले आओ सबको, T की पावर 2 ऊपर आके प्लस की हो जाएगी भाई, ठीक है, काट मत देना इसको, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं ऐसे काटने की। और L की -3 हो जाएगी, M की -1। तो फाइनली डायमेंशन क्या निकल के आया, M-1 L-3 T4 और A की पावर 2। ये क्या बन गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला किसका, परमिटिविटी। तो ये फ्री स्पेस की है परमिटिविटी। वैल्यू कितनी है इसकी, सारा कैलकुलेशन करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू आप लिख चुके हैं और उसमें पीछे भी यूनिट डाल देते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, फ्री स्पेस के लिए है ये। ओके, तो चलिए अब इसकी वैल्यू इतनी है। एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं दोनों चार्ज को 1 कूलम कर दूं, दूसरा चार्ज भी 1 कूलम हो जाए और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी भाई साहब 1 मीटर हो, तो क्या होगा, लगने वाला फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, सारी वैल्यू 1 1 रख दीजिए। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, अभी बताया था 9 × 10⁹। तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, अपॉन में डिस्टेंस भी कितनी है 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन। भाई साहब थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए कितना फोर्स है, 10 की पावर 9, इसको 10 मान लो तो 10 की पावर 10 हो गया लगभग 10 बिलियन न्यूटन, 10 बिलियन न्यूटन बन गया ये अप्रोक्स। मतलब ये है, अगर दो बॉडी लूँ, दोनों पे 1 कूलम का मैं चार्ज दे दूं और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखूं, तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये फोर्स बहुत बड़ा होता है। अब ये अगर इमेजिन करो आप, कितना होता है 1 किलोग्राम का वेट बाट दुकान पे देखा ना, दुकानदार के पास रखा होता है, अगर आप उसको अपने हाथ पे रखते हैं 1
किलोग्राम के वेट को, वो आपके हाथ को नीचे दबाता है। पता है कितना फोर्स लगा रहा है वो आपके हाथ पे? 10 न्यूटन। एम जी, एम कितना है 1, जी की वैल्यू लगभग 10, तो 10 न्यूटन का फोर्स है वो। समझ में आया? अगर आप 1 क्विंटल वजन अपने हाथ में ऐसे वैसे तो रखा जाएगा, अगर सोचो रख लिया आपने तो कितना फोर्स लगाएगा? 1000 न्यूटन। अब ये देखिए कितना है, कितना फोर्स है। तो 1 कूलम चार्ज, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें आइडिया हो रहा है कि बहुत बड़ा चार्ज है ये, जो ज्यादा मात्रा में फोर्स लगा सकता है दूसरी चार्ज बॉडी पे। ओके, तो नाउ इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। परमिटिविटी हो गया हमारा। नाउ इसके बाद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? परमिटिविटी अलग चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक अलग चीज है। जस्ट इमेजिन दोनों चार्ज बोर्ड, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और ये फ्री स्पेस में है, तो कितना फोर्स होगा दोनों के बीच में? सर ये तो हम जानते हैं कितना, इसको F0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्री स्पेस में फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इन फ्री स्पेस क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं इन्हीं सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस पे किसी दूसरे मीडियम में डाल दूं, मीडियम बदल दिया भाई मैंने, पता नहीं क्या डाल दिया लिक्विड में, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या डाल दिया, तो फोर्स कम हो जाता है। और फोर्स कम होके कितना हो गया? Fm। तो ये कितना बनेगा? 1/4 पाई। पहले परमिटिविटी फ्री स्पेस की थी क्योंकि चार्ज बॉडी फ्री स्पेस में थे, अब मीडियम हमारा बदल गया, तो मीडियम की परमिटिविटी आएगी एप्सिलॉन ओनली, नॉट नहीं आएगा। एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में हमने इसको डाला है उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ये। ओके, एंड Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कीजिए आपस में, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई गए भैया, इससे सारे से ये कट गया, तो क्या बच गया? F0 बाई Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऊपर पहुंच गया और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक जो रेशियो है इसे कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी रेशियो को फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी, इट इज द रेशियो फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इन मीडियम। सेम बॉडी होनी चाहिए उन्हीं के बीच में, सेम डिस्टेंस पे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन r से या फिर कैपिटल K। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक रेशियो है। देखो फोर्स बटे फोर्स, न्यूटन बटे न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन गया, कोई यूनिट नहीं बची, तो इसका ना तो कोई यूनिट होती ना इसकी कोई डायमेंशन होता। परमिटिविटी की यूनिट भी होती है, डायमेंशन भी होता है, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक नंबर है। फॉर एग्जांपल किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चलो बनाते हैं अभी, देखिए। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया हमारा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। इसको कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बन रहा है हमारा? F0 बाई Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K या एप्सिलॉन r। तो इसको उठा लेते हैं यहां से, किसी मीडियम की मुझे एब्सोल्यूट परमिटिविटी चाहिए, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ, तो क्या बन गया? K एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसी मीडियम का जिसकी परमिटिविटी हम जानना चाहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ मीडियम। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम जिसकी हम
एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालना चाहते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब किसी मीडियम के लिए हमें फॉर्मूला बनाना है फोर्स का, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू नहीं आएगा भाई अभी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है देखना जरा पीछे, K इंटू एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए। तो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जरा देखिए ये जिसको मैं राउंड कर रहा हूं ये किसकी वैल्यू थी पहले, ये किसकी वैल्यू थी, इधर देखो इधर, एफ नॉट ये रहा। तो इसका मतलब एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के, एक रिलेशन ये बन गया। मतलब किसी भी मीडियम में चार्ज बॉडी को डालेंगे तो फोर्स के टाइम्स कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एयर। अब सुनिए ध्यान से, एक मीडियम एयर के बीच में फोर्स मान लेते हैं दो चार्ज बॉडी के बीच एयर में फोर्स है 100 न्यूटन। हमने उन्हीं चार्ज बॉडी को सेम डिस्टेंस पे एक मीडियम में डाला, हमें नहीं पता क्या मीडियम है, हमने तो बस डाल दिया, दूसरे मीडियम में डाल दिया, हमें पता ही नहीं क्या है, ठीक है, लिक्विड था कुछ, और फोर्स घट के हो गया 20 न्यूटन। 100 से घट के कितना हो गया 20, तो कितने टाइम्स कम हुआ, 5 टाइम्स। तो जिस मीडियम में हमने चार्ज बॉडी को डाला उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हुआ 5, क्योंकि उसने 5 टाइम्स कम कर दिया। तो जो मीडियम फोर्स को जितने टाइम्स कम करता है वही गुणांक, वही मल्टीप्लायर उसका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 80 है, 81 या 80, कुछ बुक्स में 80 मिलेगा, कुछ में 81 सॉरी। तो 80 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का है। इसका मतलब क्या है कि वाटर दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स को 80 टाइम्स कम कर देगा एज कंपेयर टू एयर। समझा? तो सबसे कम परमिटिविटी एयर की ही होती है, बाकी सबकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर से ज्यादा होती है। तो सीधा सीधा सा मतलब है एयर के कंपेयर में बाकी किसी भी मीडियम में आप चार्ज बॉडी को डालेंगे तो फोर्स घटेगा न कि बढ़ेगा, हमेशा घटेगा, याद रखना। ओके, और कैसे निकालना है फोर्स, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं सीधा, न्यूमेरिकल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, 1/4 पाई नॉट की वैल्यू वो ये 9 × 10⁹, Q1 Q2 की वैल्यू पता होगी, और ये सीधा धड़ाक से क्वेश्चन आएगा। चलिए अब आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, हर टाइप का न्यूमेरिकल आएगा बीच बीच में, घबराना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। देखिए फोर्स क्या है, दो चार्ज बॉडी के बीच फोर्स तो लग रहा है, लेकिन हमने देखा कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसलिए कूलम्स ने फिर एक वेक्टर फॉर्म अपनी बनाई, और इसमें क्या बोला उन्होंने कि अगर मेरे पास दो चार्ज बॉडी हैं और वो किसी रीजन में प्रेजेंट है एक्स और वाई, ठीक है भाई, एक चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है Q2, और दोनों के बीच इसका पोजीशन वेक्टर है Q1 का R1, पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन दिखा रहा है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है जी जनाब। अब दोनों की नेचर सेम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो Q1 चार्ज है Q2 के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर रिपेल करेगा, और ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर, ये इसे रिपेल करेगा, ठीक है। चलिए एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं, इसमें आपने क्या करना है, दोनों एरो ना बराबर बनाने, इक्वल। क्यों? क्योंकि इक्वली फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, और जो एरो की लेंथ होती है ना, वेक्टर की लेंथ, ये मैग्नीट्यूड को दिखाती है, ठीक। अरे भाई रे थोड़ा सा मुड़ गया ऊपर को, ये इधर वाला तो सही बन जाता है। चलो आप मेरी फीलिंग्स को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, ये बराबर बनेगा इसके और सीधा बनेगा बिल्कुल इधर। तो इस वाले फोर्स को हम क्या नाम दें, ये किसके ऊपर लग रहा है, ये वाला फोर्स, ये इधर वाला जो फोर्स है ये किसके ऊपर लग रहा है, Q2 पे,
तो F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला फोर्स, इसका क्या नाम रखेंगे? यस, बिल्कुल सही बात, सही बोल रहे हैं आप, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, नाउ दोनों के बीच का डिस्टेंस, जब इस फोर्स को मेजर करेंगे तो ए बी लेंगे, और जब इसको मेजर करेंगे तो बी ए लेंगे। चलिए निकालते हैं अब कितना होगा फोर्स हमारा। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे, थ्योरी बनाएंगे। लेट 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 बी प्रेजेंट इन ए रीजन। ठीक है, लेट आर वेक्टर R1 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड वेक्टर R2 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक है, और पॉइंट ए और बी पर प्रेजेंट है। नाउ F21 be the force on Q2 due to Q1 and F12 is the force on Q1 due to Q2। ये सारी बातें आप लिखेंगे। स्पेस का में भाई डिजिटल बोर्ड का ये डिसएडवांटेज भी है, व्हाइट बोर्ड पर तो पूरा लंबा होता है, लिख देते हैं, बड़ा बड़ा इस पे वैसे लिखा जाता है। ओके, चलिए अब ये निकालेंगे F21 पहले, F21 वेक्टर फॉर्म में, तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी, इसे बोलेंगे R12, 1 से 2 की ओर R12, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्केयर, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्केयर। देखिए ये है वेक्टर, इसके पास दो चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड तो ये लिख दिया हमने, बट इसकी डायरेक्शन कहाँ है, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं ये? F21 किस डायरेक्शन में लग रहा है? R12 के एलोन, R12 के एलोन, इसी की डायरेक्शन में तो लग रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? देखिए अगर मेरे पास ये वेक्टर A है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसका यूनिट वेक्टर A कैप, ये इसकी डायरेक्शन है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर होती है। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट है, बट डायरेक्शन वही होती है जो उसके पेरेंट वेक्टर की है। ठीक है, तो यहाँ पे R12 की डायरेक्शन क्या है? R12 का यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं R12 के यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट डायरेक्शन मिल गई इसे, क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो R12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये याद है 11th क्लास का फॉर्मूला, किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका, वेक्टर A अपॉन में वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। ये कुछ कुछ याद आया होगा, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब चलिए R12 बताइए अब कैसे निकलेगा यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर बताइए कैसे निकलेगा? R12 का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड। तो R12 कैप की ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे और देखिए क्या बनेगा। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्केयर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऑलरेडी पावर 2 है तो एक ये कितनी हो जाएगी टोटल 3, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, डिलीट हो जा भाई, और यहां पावर कितनी बना देता हूं 3। ओके, ये आ गया हमारा F21 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आप जानते हैं क्या निकालेंगे हम? F12, तो F12 निकालते टाइम ये वाली डिस्टेंस लेनी है, क्या हो जाएगी? R21, 2 से 1 की ओर, बाकी सेम रहेगा सब। चलिए तो F12 वेक्टर निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा भैया? R21 का क्यूब इंटू R21 का वेक्टर, सेम बिल्कुल। इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन हमें एक चीज पता है, यहां पे क्या पता है हमें? अभी बताता हूं क्या पता है। R12 और R21
दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है। बट वेक्टर R21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर R12। दोनों का R12 R21 AB और BA है तो बराबर मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए माइनस आ गया। तो R21 की जगह पर इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या पुट करेंगे हम, माइनस के R12। तो पुट कीजिए, कहाँ करूं, इसको छोटा कर दूं, देखते हैं करके। अरे बाप रे, ये तो पूरा ही हिल रहा है। ओ हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए इधर आ जाओ भैया, ठीक है। तो पुट कीजिए F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इसकी वैल्यू R21 की जगह पे क्या पुट करना, माइनस के R12। ये मैग्नीट्यूड में प्लस हो जाएगा, ये नहीं प्लस होगा, ये बाहर है मैग्नीट्यूड से, मोड से बाहर है तो मोड वाला तो प्लस ही रहेगा। R12 का क्यूब इंटू माइनस R12 वेक्टर। अब ये माइनस आगे ले आओ तो क्या बन गया भैया, F12 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मुझे ये बताइए, ये इतनी सारी वैल्यू किसकी है, फर्स्ट में देखिए इक्वेशन फर्स्ट में, यस F21। तो क्या आ गया, F12 इज इक्वल टू माइनस के F21। वेरी नाइस। तो किस रिजल्ट पे पहुंचे हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो वो एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। माइनस साइन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दोनों का फोर्स बराबर होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आया। तो ये हमारी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए अब आगे देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। इसमें क्या होगा, एक टेस्ट चार्ज लेंगे हम, टेस्ट चार्ज को हमेशा फिक्स रखेंगे। ओके, टेस्ट चार्ज, ये हमारा टेस्ट चार्ज है Q0। इसके चारों ओर अलग अलग चार्ज है Q1 Q2, ये हमारा Q3, ऐसे Qn तक है और सबका डिस्टेंस अलग अलग है। तो इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे सबकी वजह से। तो ये किधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा जी। कितना लगाएगा, F01 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। ये किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। कौन सा फोर्स, F02 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। ये किधर लगाएगा, इधर। कितना होगा, F03 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। ऐसे ही n है। तो नेट फोर्स कितना होगा Q0 के ऊपर वो निकालेंगे। तो इसकी थ्योरी आपको बनानी है कि भाई लेट टेस्ट पॉइंट चार्ज Q0 बी प्रेजेंट इन ए रीजन एंड Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn। बहुत सारे चार्ज है जो इसके चारों ओर प्रेजेंट है और जिनका डिस्टेंस अलग अलग है सबका, ठीक है। और इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स मान लेते हैं F0। ये किसके बराबर होगा, अलजेब्रिक सम के बराबर। सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, सबको जोड़ देंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे सबका। तो F01 प्लस F02 प्लस F03, वेक्टर एडिशन करेंगे भाई सबका, F0n, सबको जुड़ जाएगा। वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। F0 की वैल्यू बताइए, F01 क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q1 अपॉन में ये निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस क्या आएगी Q1 से Q0 की ओर, तो R10 ये बन जाएगी डिस्टेंस। तो R10 का क्यूब इंटू में R10 वेक्टर, ठीक है भैया, प्लस में F02 कितना आएगा, कहाँ लिखूं चलिए
1/4πε0 Q0 इंटू Q2 अपॉन R20 क्यूब इंटू में R20 वेक्टर, इस तरीके से। और डॉट 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 Qn तक 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन Rn0 का वेक्टर इंटू में Rn0 वेक्टर, इसका क्यूब आएगा भाई नीचे। ठीक है, तो इस सब में से क्या कॉमन आ रहा है? Q0 और 1/4π सब में है, देखिए सब के अंदर है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? Q0 अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में क्या बचा? Q1 अपॉन R10 का क्यूब इंटू R10 वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R20 का क्यूब इंटू R20 वेक्टर डॉट 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 Qn अपॉन Rn0 का क्यूब इंटू Rn0 वेक्टर। इसको इकट्ठा करेंगे, समेशन बोलते हैं इसको। ये जो रायता फैला हुआ है ना, इसको इकट्ठा कर दो भाई। तो इकट्ठा करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? समेशन। तो क्या बन जाएगा? चलिए यहां ले आते हैं। तो F0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 था ऊपर। इसमें क्या करेंगे? समेशन का सिंबल लगाएंगे बेटा, साइन, और जहां जहां पहले स्टेप में 1 है वहां I पुट कर लो, J पुट कर लो, K कुछ भी लिख लो। मान लीजिए मैंने I पुट कर दिया 1 की जगह पे, QI अपॉन RI0, यहां लिखते हैं इसको QI अपॉन RI0 का वैक्यूब इंटू में RI0 वेक्टर। I की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई? 1 से लेके और कहां तक है? n तक। तो I की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है? n तक। ये बन गई हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम, कूलम्स लॉ की। इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे आगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे हम कि किस तरीके से जब एक चार्ज कहीं 4-5 चार्जेस से घिरा हुआ है या किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है और कोई चार्ज बेचारा सेंटर में है, तो सबकी वजह से उसको किले पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये सब निकालेंगे। तो वहाँ ये कंसेप्ट हमारा यूज होता है। आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए होता क्या है, मेरे पास एक वायर है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अभी मैंने कहीं से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है? इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। यही तो मतलब है। किसी वायर पे पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है? इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। ठीक, पॉजिटिव चार्ज देने का इसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज दे दिया। दिया नहीं है, उल्टा इससे इलेक्ट्रॉन छीना है बेचारी से, तब इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमने दिया तो ये क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पास पास बैठ जाएंगे बातें करेंगे, नहीं, दूर एकदम से रिपेल हो जाएंगे। और रिपेल होके ये बेचारा इधर और ये इधर, और ये कहाँ गया? गायब, यहाँ से गायब। समझ में आया? दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर मैंने एक चार्ज और दे दिया, वो बीच में आगे बैठ गया, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब सेपरेट होते जाएंगे। तीसरा देंगे तो ये इधर खिसक जाएगा बराबर बराबर दूरी पे। ठीक है, तो इक्वली ऐसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं कि जहां देंगे वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन ये किस केस में? मेटल के केस में। अगर हम किसी नॉन मेटल को ये चार्ज दे तो वो वहीं पड़ा रहेगा, मेटल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि मेटल चार्ज को अलाउ करता है चलने के लिए। ओके, तो अब इसकी लेंथ है L। कितनी है लेंथ? चार्ज कितना है? Q। तो एक यूनिट लेंथ में देखिए L मीटर में कितना चार्ज है? Q कूलम। 1 मीटर में कितना होगा? Q/L। इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज अपॉन लेंथ। इसको एक फॉर्मूला और आप मान लीजिए, छोटा एलिमेंट ले लिया हमने, इस छोटे एलिमेंट की लेंथ है dl और इस पे चार्ज है dq। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? dq अपॉन dl। तो कई जगह पर ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है।
प्लेट पे देंगे, प्लेट के केस में क्या हो जाएगा, ये कोई प्लेट है, इस प्लेट का एरिया मान लेते हैं, छोटा सा एरिया ले लिया हमने, ये ds एरिया है और इस पे छोटा सा चार्ज है dq। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगी है सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप समझ गए होंगे, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज हमारा मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी dq अपॉन dv। तो ये कहीं कहीं हमारे फॉर्मूले में यूज होंगे। और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स, कूलम्स लॉ के बेस के न्यूमेरिकल। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में किस लेवल के न्यूमेरिकल आएंगे, जेई और नीट में किस लेवल के न्यूमेरिकल आएंगे, और एक वीडियो बनाऊंगा मैं केवल और केवल कूलम्स लॉ के बेस पे एडवांस, कि एडवांस का जो पेपर आता है जेई वाले बच्चों का, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन कूलम्स लॉ से पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में आप सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और अलग अलग टाइप से सिचुएशन रखेंगे और उनको सोल्व करेंगे। और एडवांस लेवल की तो वीडियो ही अलग होने वाली है, राइट। तो एडवांस लेवल की वीडियो नीट वाले बच्चे देखना चाहे तो देख सकते हैं मज़ा लेने के लिए, लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं है। उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सारी चीज़ें यूज होती है जो कि मैथ वाले बच्चों के पास होती है। और नीट के आप हो तो इसका मतलब आपने मैथ्स छोड़ चुके हैं, तो वो आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इससे क्या होता है, टीचर का मनोबल बढ़ता है और वो फिर नया नया कंटेंट देने की कोशिश करता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे में सेवा करता रहूं, आप लोगों के सामने टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूं, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने क्लासमेट्स तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, राइट। अभी छुट्टियां चल रही है तो छुट्टियों में आपने क्या करना है, दबा के मेहनत करनी है और एक एक टॉपिक, कुछ नहीं छूटने वाला, पूरा सिलेबस में अपलोड करने वाला हूं। एक एक टॉपिक, एक एक न्यूमेरिकल, कंसेप्ट वाइज और प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से खाइए पिए।